अब चलते चलते हम्म। एक तो हम चाहेंगे कि क्योंकि आप एक सफल समाज सेवा की दिशा में कार्य करने वाली एक सफल महिला हैं। तो एक तो हम्म। हम चाहेंगे कि जो दूसरे महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह से इस क्षेत्र में आगे आए, दूसरों की मदद करें, क्योंकि अम, एक एक हाथ दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ेगा तभी जाकर के कुछ होगा। और ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक संदेश चाहेंगे, और उसके बाद में आखिर में आपकी एक कविता बहुत फुलझड़ी सुंदर। कविता। जी जी जी। देखिए, सभी महिलाओं से मेरा बस यही अनुरोध है कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा कर सकें, जी। क्योंकि हम अपने घर को तो संभालते ही है ना। वो कला तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। बिल्कुल। क्यों ना हम अपनी इस कला का थोड़ा सा बंटवारा समाज के लिए भी कर दें। और समाज के अंदर जब हम जाते हैं ना, अपने घर को तो हम सबको जानते हैं, अपने घर में सब संभालते भी हैं, लेकिन बाहर जाकर जो हमें नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान हमारा भी बढ़ता है, जब हम इन संस्थाओं से जुड़ते हैं और इनमें जाते हैं ना, तो तरह तरह के लोगों से जो मिलना होता है ना, उससे हमारे अंदर एक नई भावना अपने आप ही जगती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए। नमस्कार। नमस्कार। वाव इंडिया के वाव साहित्य कृतिक मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले वाव पर्सनैलिटी प्रोग्राम में आज फिर से आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ एक रचनाकार हैं, कवित्री हैं, बल्कि एक समाज सेविका भी हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है। साथ ही लॉयंस इंटरनेशनल क्लब श्री राधा और गोल्डन लर्नर्स क्लब शक्ति की वर्तमान में प्रेसिडेंट भी हैं। जी हाँ, तो स्वागत करते हैं हमारी आज की अतिथि पूनम गोयल जी का। नमस्कार पूनम जी, और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और साथ ही स्वागत है हमारी संस्था के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती बानू बंसल जी का। हम लोग मिलजुल कर ये प्रोग्राम कर लेते हैं। तो कार्यक्रम को शुरुआत हम करते हैं पूनम जी, आपने के विषय में। जैसा कि हमें पता चला कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, जिनमें लॉयंस क्लब का तो हमने अभी नाम ही लिया, जिसकी आप प्रेसिडेंट हैं। वैश्य अग्रवाल सभा की भी 2018 से आप प्रेसिडेंट हैं और भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं भारत विकास परिषद की, साथ ही हिंडन महिला समिति की 2018 से पैट्रन है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इन संस्थाओं से आप कैसे जुड़ी और इन अलग अलग संस्थाओं में आपकी जो भूमिका है, आपकी जो कार्य है आपका, वो किस तरह की? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। वानी जी आपको नमस्कार, और पूर्णिमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा आपने कि मैं आपके साथ जुड़ सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक्चुअल में पहले तो मैं चांदनी चौक रहती थी, तब तो मैं किसी भी संस्था के साथ नहीं जुड़ी थी। वहां सिर्फ मैंने एक संस्था ज्वाइन करी थी, लेकिन उसके बाद हम लोग वैशाली शिफ्ट हो गए। हाँ जी, वैशाली गाजियाबाद आने के बाद बच्चे बड़े बड़े हैं, फिर मैंने यही सोचा कि समाज सेवा का जुनून तो दिमाग में पहले से ही भरा हुआ था जब वहां रहते थे। लेकिन वहां जब इतनी छूट नहीं मिली थी हमें घर से बाहर निकलने की, क्योंकि जो हमारे मतलब जो मेरे ससुर हैं, वो नहीं चाहते थे कि घर की बहुएं घर से बाहर निकलें। तो उनका मान आदर रखते हुए हम 17 साल तो हम बिल्कुल घूंघट में ही रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब तक हमारे ससुर रहे तब तक हम घूंघट में ही रहे हैं, हम कहीं बाहर निकले ही नहीं। अरे बाप रे।
हाँ, फिर उनकी डेथ के बाद हमने सोचा चलो कुछ समाज सेवा का जुनून दिमाग में पहले से ही था, तो किसी संस्था के साथ जुड़ना शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैं वहीं पर ही जन कल्याण समिति के साथ जुड़ी, वहां पर कुछ सेवा कार्य किए। उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए वैशाली में, और यहाँ आने के बाद तो फिर तो ये एक तरीके से सिलसिला शुरू हो गया हर एक संस्था के साथ जुड़ने का, और धीरे धीरे संस्था के साथ जुड़ते चले गए जी। इस तरीके से संस्थाओं में जुड़ने का मौका मिला और सेवा करने का मौका मिला। तो आपका जो ये समाज सेवा का क्षेत्र है, ये मतलब आपके मायके में आपके पिताजी की माँ बाप की तरफ से भी इसी तरह का माहौल रहा या क्या रहा? नहीं, हमारे मम्मी पापा का तो इतना ऐसा माहौल नहीं था किसी समाज के साथ जुड़ने का, क्योंकि घर में मम्मी पापा बस अपने घर के कामों में ही लगे रहते थे। पापा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, और मम्मी हम सब बहन भाइयों को स्कूल भेजना और पालन पोषण में ही लगी रही, कभी सोचा ही नहीं समाज सेवा का। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में भी थी ना, 7th 8th क्लास 6th क्लास में, तो मेरे अंदर एक सेवा का भाव ये था कि मेरे आसपास जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, किसी को भी स्कूल में पिटाई ना हो किसी भी टीचर से। और मेरी ये मतलब मन में भावना रहती थी कि इनका सबका होमवर्क मैं कंप्लीट कर दूं कि पिटाई ना हो, और वो मैं करती भी थी। अपने आसपास मेरा जो जितना भी ग्रुप था, उनका सबका होमवर्क खुद कर देती थी। इवन मेरा स्कूल बैग जो है ना, वो उनकी कॉपियों से ज्यादा भरा रहता था। मैं सबकी कॉपियां इकट्ठी करके घर ले आती थी कि मैं कर लाऊंगी सबका होमवर्क। यानी आप सबको बिगाड़ने में लगी हुई थी। नहीं, बिगाड़ा नहीं, मतलब वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो मुझे लगता था इनको स्कूल में डांट पड़ेगी, और वो मैं होने नहीं देना चाहती थी। तो मैं क्लास में भी जब मैडम कुछ लिखवा रही होती थी ना, मैं इतनी जल्दी लिख लेती थी कि मैं सोचती थी इधर का भी अपनी फ्रेंड का लिख दूं, इधर का भी लिख दूं, किसी को कोई डांट ना पड़े। तो ये भावना मन में थी बस कि सेवा करूं। मतलब उस समय ये नहीं था कि मैं सेवा कर रही हूँ, उस समय ये था कि बस मेरे फ्रेंड्स को किसी को डांट ना पड़े। तो ये भावना कब बलवती हो गई और धीरे धीरे एक समाज सेवा की तरफ ले गई। तो मैं इसी को मुद्दा मानती हूँ कि जब से ये शुरुआत हुई है शायद मेरे अंदर। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। तो ये लॉयंस क्लब, वैश्य अग्रवाल सभा और ये भारत विकास परिषद तो समझ में आते हैं। ये जो हिंडन महिला समिति है, ये वैशाली की ही तरफ का कोई संस्था है या क्या है? हाँ, ये वैशाली है। हाँ जी, ये वैशाली में खुली हुई है, वैश्य ट्रांस हिंडन समिति। ट्रांस हिंडन महिला समिति, जिसके हम मेंबर हैं। एक्चुअल में तो ये वैश्य अग्रवाल सभा एक संस्था है, उसी में से जैसे लोगों का आपस में कुछ कहा सुना हो जाए तो फिर वो उन्होंने अपनी एक नई संस्था बना ली, ट्रांस हिंडन महिला समिति। तो इस समिति के अंदर हम ज्यादातर सब महिलाएं काम करती हैं और सेवा का कार्य करती हैं मिलकर। इसी तरह वैश्य अग्रवाल सभा है, इसमें मैं अध्यक्ष पद पर रही 2 साल, और उसके बाद से कंटिन्यू संरक्षक के पद पर हूँ। तो ये वैश्य अग्रवाल सभा तो मूलतः चांदनी चौक से है ना? चांदनी चौक से चांदनी चौक में बड़ी वैश्य पंचायत थी, और उसी का छोटा रूप, मतलब उसी से निकल के अलग वैश्य अग्रवाल सभा बनी। बानू जी है ना वहाँ जुड़ी हुई? बानू जी, मैंने सुना था उस दिन बानू जी को, तो वो बता रही थी। जब मैंने कहा मैं भी बड़ी वैश्य समाज से जुड़ी हुई हूँ, और उसमें हमारा आना जाना रहता है। बट ये कि जब वही कि आमना सामना कभी नहीं हुआ, इनसे हमारी बातचीत शायद नहीं हुई कभी। बहुत लोग हैं उसमें वैश्य बड़ी समाज में। ऐसा होता है कि जैसे उनके यहाँ फंक्शन हो, आपके यहाँ फंक्शन हो, तो उस चक्कर में आप वहाँ नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि साल के 3 फंक्शन करते हैं हम। बाकी हमारी जनरल हर महीने की मीटिंग होती है, लेकिन फंक्शन 3 होते हैं। वो कश्मीरी गेट वाले पार्क में हुआ करती थी ना, वही है, मैं वहाँ पे हाँ साल में मैं गई हूँ, साल के फंक्शन में तो गई हूँ, लेकिन जो मिड के जो फंक्शन होते थे उसमें मैं फिर यहाँ जब शिफ्ट हो गई थी तो मैं यहाँ की संस्थाओं में जाना आना शुरू कर दिया, वहाँ कम हो गया जाना। हम भी 2-3 बार जा चुके हैं, बानू जी ने हमें वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट और एज ए जज और पता नहीं क्या क्या कई बार बुला लिया है, वहाँ पे बड़ा मजा आया। तो बड़े अच्छे फंक्शन होते हैं, तो इसी तरह बस जुड़ते चले गए सब समाज के साथ। ये अच्छी बात है कि हमारा समाज भाई पुरानी दिल्ली से निकल के आसपास में भी फैल गया है,
और उसके हाँ झंडे को आप लेके आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ आपका हाँ जी शुक्रिया भी कहना इसलिए जरूरी है कि आप उसको बढ़ा रहे हैं आगे। जी। हाँ तो आपने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जी तो आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स साइड से किया या क्या? मैंने आर्ट साइंस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया मैंने। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो क्या है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इतना नहीं था, ये मतलब मुझे जबरदस्ती पढ़ाई करनी पड़ी। मेरा इंटरेस्ट तो था संस्कृत ऑनर्स करने का। अच्छा। संस्कृत में मेरा इंटरेस्ट है, आज भी मुझे संस्कृत पढ़ाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और लेकिन ये है कि उसमें जैसे फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया पॉलिटिकल साइंस ऑनर, तो पेरेंट्स ने वहीं दिलवा दिया एडमिशन कि आप ले लो और करो। तो फिर वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही पढ़ती चली गई। उसके बाद फिर मैंने एमए में सोचा था कि अब मैं संस्कृत ले लूंगी, लेकिन एमए मेरा फर्स्ट ईयर ही हुआ था। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और तुरंत शादी की बात चल पड़ी घर में, और फिर उसके बाद शादी हो गई, एमए हुई नहीं। तो आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई इसका मतलब? नहीं, शादी 23वें साल में हुई है। हाँ, तो जल्दी ही हुई 23वें साल में तो। हाँ, उस समय तो इतनी जल्दी हो ही जाती थी। नहीं, इससे भी कम में होती थी, वो बात दूसरी है। कम में होती थी। हाँ बिल्कुल, 20 साल तक यही होता था। 20 साल के बाद तो देखना शुरू कर देते थे घर वाले कि भाई। भैया हमारी तो 29 साल में हुई। तुम्हारी तुम एक्सेप्शनल हो भाई। मेरी 1985 में शादी हुई है, 23 साल की थी जब। अच्छा, इसीलिए आपकी एक शायद पोती या पोता भी कोई है ना, जो एक दिन आपके साथ उसमें भी बैठा हुआ था कहानी संगोष्ठी में। अभी मैंने उसको सुलाने भेजा, मैंने कहा वो डिस्टर्ब करेगी तो वो अच्छा, पोती है? पोती है एक, और एक नाती है। अच्छा। हाँ जी। तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब लगता है कि हम खुद उनके जितने हो गए। हाँ जी, नाती तो 9th क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी, और पोती अभी LKG है। वाह। 8 साल की। 8 साल की। अच्छा, आपने नेचुरोपैथी में भी डिग्री कोर्स किया है? हाँ जी। तो ये आपने ऐसे ही कि चलो भाई टाइम पास करना है, या आपका इंटरेस्ट था इधर? नहीं, इसका मेरा इंटरेस्ट बना शादी के काफी साल बाद, जब मेरी बिटिया कॉलेज में पढ़ रही थी। तो बस मैं खाली खाली रहती थी, मेरा मन हुआ, तब मैं चांदनी चौक में ही रहती थी, तो मैंने सोचा कि ना मैं कोर्स करना चाहती हूँ। तो बस मन में आया और वो फॉर्म भर दिए तो उसमें एडमिशन हो गया। और उसके बाद मैं कंटिन्यू, उसको मैंने 3.5 साल का डिग्री कोर्स किया है नेचुरोपैथी। तो बस मन में सेवा का भाव था, इसलिए कि सेवा कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करती हैं नेचुरोपैथी की या क्या? एक्चुअल में अभी 5-6 साल से, जब कोविड के बाद से इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल मतलब बंद कर दी है, क्योंकि जब घर से बाहर ही निकलना नहीं हुआ, और इस वजह से मैंने वो फिर अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही उसकी, पर मेरे को नॉलेज है उस चीज की कि कोई भी इलाज ट्रीटमेंट करना हो तो मैं कर सकती हूँ। और वहाँ तो हमने खूब गांधी आश्रम से किया है मैंने ये पढ़ाई। हाँ, इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी। एक्चुअली में जब फर्स्ट ईयर मैंने कर लिया था तो बिटिया की शादी तय हो गई। फिर बिटिया की शादी सिर पे, और मेरा एग्जाम सेकंड ईयर का। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको छोड़ दूंगी बीच में, लेकिन बिटिया ने मुझे कहा नहीं मम्मी, मेरी शादी की वजह से आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। तो उसकी शादी की, 2 दिसंबर की उसकी शादी, और उसी 23 दिसंबर का मेरा एग्जाम सेकंड ईयर का। तो जैसे तैसे करके पढ़ाई की और मैंने बहुत अच्छे से वो क्लियर किया। फिर 3rd ईयर भी किया, उसके बाद ट्रेनिंग भी की 6 महीने की, और डिग्री कोर्स कंप्लीट है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रही थी नेचुरोपैथी की, तो किस किस तरह की डिजीज पर आपने काम किया? एक्चुअल में नेचुरोपैथी में पूर्णिमा जी सभी बीमारियों का इलाज है। नहीं, आपने किस किस उस पर काम किया आपने? हमने तो ज्यादातर बैक पेन, जो स्पाइन के लिए ज्यादा लेडीज वहां पर आती थी ना, उन पर हमने ज्यादा किया, और उनको बहुत आराम भी मिलता था। वहां पर उनका मिट्टी पानी से हम इलाज करते थे, क्योंकि वहाँ जहाँ हमने ये ट्रेनिंग की थी वहां तो मिट्टी खूब आती है। अब आजकल शहरों में मिट्टी नहीं मिलती है। जो हमें इसके लिए मिट्टी चाहिए होती है ना, वो गहरे 3-4 फुट गड्ढे से निकली हुई मिट्टी होनी चाहिए।
और हम्म। पीली मिट्टी एकदम चिकनी मिट्टी, बिल्कुल। उसको छान कर वहां पे हम बहुत करते थे। इसमें गांधी आश्रम में जब मैंने ये करती थी ट्रीटमेंट उनका, तो हम मिट्टी को छानते थे और उसको खूब एकदम महीन मिट्टी को फिर उसको महीन घोलते चिकना। थे, और वो रात को वहां पे हम घोल कर रख के आते थे, अगले दिन ट्रीटमेंट में काम आती थी। सारी रात वो मिट्टी भीगती थी और फिर उसके बाद हम उनकी पट्टियां बनाते और फिर उसको पेशेंट के ऊपर उनको लिटा के उनका ट्रीटमेंट करते। 45 मिनट का ट्रीटमेंट होता है ये मिट्टी का। जी। नेचुरोपैथी में एक्चुअल में तो सारे ही ट्रीटमेंट 45 हाँ, मिनट सारे ही चीजों के हैं। और लेकिन हम वही पूछ रहे थे कि आपने स्पेशली किस उस पे मेन काम तो स्पाइन का, घुटनों का और एंकल, पैरों का। लेडीज को ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है स्पाइन से लेके नीचे पैरों तक में ही होती है। बिल्कुल। किसी किसी के गर्दन पे भी हम लगाते थे, लेकिन हर बीमारी का अलग अलग साइज की पट्टियां बनती थी, तो पूरा मेजरमेंट से ही पट्टियां बनती थी और उसी से हम उनका इलाज करते थे। हवा मतलब हवा, मिट्टी, पानी, नेचुरोपैथी में तो इन चीजों हाँ से जी, इलाज बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल। वो तीनों चीजें हम इस्तेमाल करते थे, जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती थी वैसे ही हम उसका इलाज करते। तो अभी आप दोबारा शुरू कर दीजिए, नहीं करना चाहती अब? अभी यहाँ पर मिट्टी की समस्या है ना, कि यहाँ पर मिट्टी लेने कौन जाए और कहाँ से मिले। मिट्टी भी हमें मतलब वो यमुना के स्पेशल मिट्टी किनारे की होती है। मिट्टी चाहिए, बिल्कुल। वहां जाकर मिट्टी लाना। और फिर अब वो ये कि धीरे धीरे लोगों का इसकी तरफ रुझान कम है, प्राकृतिक चिकित्सा को, लेकिन हाँ अब जी। धीरे धीरे समय ऐसा आ रहा है कि लोग प्राकृतिक चिकित्सा पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल इसलिए यहाँ आकर कम हो गया मेरा, और जी। कोविड के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया एक तरीके से। जब बिल्कुल घरों से ही निकलना बंद हो गया था तो फिर। तो आपने योग सिखाया भी है? जी, योग मैंने सिखाया है। योग मैंने चांदनी चौक से ही सिखाना शुरू कर दिया था और मैंने 12 साल कंटिन्यू सिखाया है वहां पर। और मेरे पास 75 लेडीज का मेरा ग्रुप था। पार्क में सिखाने जाती थी मैं। सुबह 5 बजे नहा धो के घर की पूजा करके पार्क में पहुंच जाती थी और 7 बजे मतलब कब 7 बज जाते थे मुझे नहीं पता लगता था। और इतना अच्छा मेरा योग का पूरा ग्रुप बन गया था जी। तो बड़े अच्छे से योग करती थी और करवाती भी थी। और सब लोग पूछते थे क्यों, साथ में नेचुरोपैथी भी की हुई थी, तो लोग इलाज भी पूछते थे कि इस ट्रीटमेंट इसके लिए क्या करना है, मेरे को यहाँ परेशानी है, मुझको यहाँ परेशानी है। तो जिसकी जो परेशानी होती थी वो घर पे आते भी थे पूछने मेरे से, उनको मैं ट्रीटमेंट भी देती थी, घर पे भी देती थी वहां पर। लेकिन जब यहाँ आ गई तो यहाँ आकर भी मैंने सोसाइटी में शुरू किया योगा करवाना, लेकिन कोविड के बाद वो सब भी बंद हो गया। उसके बाद सही में, और फिर एक बार जब चीज छूट जाती है तब फिर जल्दी से दोबारा से फिर कंटिन्यूटी में नहीं आया, फिर नहीं आ पाती। लेकिन मैं अपना योगा डेली करती हूँ। हाँ, आप वॉक भी करती हैं और आप योग भी करती हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा योग, ये तो नियम बना हुआ है, पूरा नियम बना हुआ है। वो तो आपको देख के लग रहा है कि आप अपने आप को कितना मेंटेन रखती हैं। आपकी स्माइल और आपकी बॉडी देख के अच्छा लग रहा है। चलिए, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आप एक अपनी कोई कविता सुना दीजिए। एक्चुअली मैं सारी कविताएं हास्य कविताएं लिखती हूँ। हास्य ही सुनाइए सर, हंस लेंगे। ज्यादा हास्य कविता पर है। ठीक है, हास्य सुनाइए जी। मैं आपको सुनाती हूँ कमसिन चेहरा, जैसा अभी उन्होंने चेहरे पर ही बात की है बानू जी ने। तो मैं कमसिन चेहरे के ऊपर आपको एक कविता सुनाती हूँ, बढ़ती उम्र के चेहरे। मेरी कविता का शीर्षक है बढ़ती उम्र के चेहरे। आज इतने कमसिन चेहरे जो नजर आ रहे हैं, आज इतने कमसिन चेहरे जो नजर आ रहे हैं, सब के सब 40 के पार जा रहे हैं, सब के सब 40 के पार जा रहे हैं। इनके रंग रोगन पे मत जाना दोस्तों, इनके रंग रोगन पे मत जाना दोस्तों, सब के सब घुटनों के दर्द से मारे जा रहे हैं। बहुत सब के सब घुटनों के दर्द से मरे जा रहे हैं। ये तो वैसे बुझता दिया है दोस्तों, ये तो वैसे बुझता दिया है दोस्तों, पर बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा रहे हैं, पर बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा रहे हैं। लो बची है पल भर की दोस्तों, लो बची
है पल भर की दोस्तों, पर जी। देखो फिर भी शाम का जश्न मना रहे हैं। क्या बात है, क्या और बात है। देखो फिर भी शाम का जश्न मना रहे हैं। हम्म इनकी कमर कमरा हो गई है, हम्म इनकी कमर कमरा हो गई है, दांतों में सोना चांदी लग गई है, जी। दांतों में अमीर हो सोना गए। चांदी लग गई है, पेट में भी स्टोन हो गए हैं, हम्म, पेट में भी स्टोन हो गए हैं, पर ये खुद को और भी अमीर बता रहे हैं। वो तो है भाई दांतों में सोना चांदी लग गए तो पत्थर आगे पेट में, तो अमीर तो हो ही गए। हाँ जी। कभी पहन के साड़ी तो कभी पहन के सूट, कभी पहन के साड़ी तो कभी पहन के सूट, ये कमसिन हसीनाओं से बल खा रहे हैं, वाह, ये कमसिन हसीनाओं से बल खा रहे हैं। घर को झटपट समेट, पति बच्चों को लपेट, रोज घर में सबको खिचड़ी से निपटा रहे हैं, बहुत खूब, रोज घर में बहुत खूब। सबको खिचड़ी से निपटा रहे हैं। बहुत कोई बढ़िया। भी ये पढ़ते नहीं है यारो, हाँ, कोई भी बुक ये पढ़ते नहीं है यारो, पर हाँ। रोज फेसबुक पे उंगलियां चला रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत पर रोज सुंदर। फेसबुक पर उंगलियां चला रहे हैं। फोटो डाल डाल के नई नई उस पे, फोटो डाल के नई नई उस पे, प्रोफाइल पे बड़ा सा लॉक भी लगा रहे हैं, अरे वाह, प्रोफाइल पे बड़ा सा लॉक भी लगा रहे हैं। कभी गजल तो कभी नज्म ये रोज लिखते हैं, बहुत कभी गजल तो कभी नज्म ये रोज लिखते हैं। पुराने पत्थर पे आज भी, पुराने प्यार पे ये आज भी मरते हैं, पुराने प्यार पे आज भी मरते हैं। आशिक पे करके शायरी ये अपने पति से ही काम चला रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत आशिक पे सुंदर, करके बहुत आशिकी ये अपने पति से ही काम चला रहे हैं। हो गए सब 40 के पार यारो, फिर भी 44 के ही कैंडल जला रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या बात। 40 के ही कैंडल 40 जला के रहे ही कैंडल जला रहे हैं। पता नहीं लगनी चाहिए ना, उम्र पता नहीं लगनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्ची में मजा आ गया सुन के। मैं तो कहूंगी कुछ और सुनाइए अब। चलिए एक और सुना दीजिए, इसी बात पे उसके उसके बाद बजाने आगे तो बहुत है। सुनाइए, एक और सुना दीजिए, बाकी फिर बाकी बातें बाद में। जी, एक और सुनाती हूँ इसी बात पर। नॉटी 50, तो नॉटी 50, नॉटी 50, ओके। 40 से 50 पे आ गई हम। हाँ जी, नॉट 40 से 50 पर आ गई अब मैं। जी। सुनिएगा। सब कहते हैं 50 की हो गई, सब कहते हैं 50 की हो गई, पर मुझे तो एहसास ही नहीं होता, पर मुझे तो एहसास ही नहीं होता। मेरे घुटनों में अभी भी दर्द नहीं होता, मेरे घुटनों में अभी भी दर्द नहीं होता। पूजा भजन में मन नहीं लगता, वेरी गुड। पूजा भजन में मन नहीं लगता। इश्क में बदमाशियां अब भी भाती हैं, बिल्कुल सही है बदमाशियां। भाई। पूजा भजन में तो 80-90 बरस में जाके मन लगना चाहिए, 50 में थोड़े ही। पूजा भजन में मन नहीं लगता, इश्क में बदमाशियां अब भी भाती हैं। उसे देख आहें अब भी भरी जाती हैं, उसे देख आहें अब भी भरी जाती हैं। शॉर्ट वन पीस सब पहन लेती हूँ, शॉर्ट वन पीस सब पहन लेती हूँ। हूँ 50 की ये दरकिनार कर देती हूँ, होना भी चाहिए। 50 की ये दरकिनार कर देती हूँ। शेरो शायरियाँ अब भी लुभाती हैं, शेरो शायरी अब भी लुभाती हैं। पुराने वाले को अब भी याद आती है, पुराने वाले की अब भी याद आती है। तो इश्क को तबीयत अब भी मचलती है, इश्क को तबीयत अब भी मचलती है। बहुत अच्छी बात है। पुराना है, कुकर पुराना है, सीटी अब भी बजती है, सीटी अब भी बहुत बढ़िया। सीटी तो नहीं रहनी चाहिए। हाँ, बस बालों को रंगने का झंझट है, हाँ, बस बालों को रंगने का झंझट है। बढ़ते वजन पर थोड़ी सी नजर है, बढ़ते वजन पर थोड़ी सी नजर है। चश्मे का नंबर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, चश्मे का नंबर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। कोई पलट के देखे तो बड़ा अच्छा लगता है,
बहुत सुंदर, बहुत कोई सुंदर। पलट के देखे तो तो बहुत अच्छा लगता है। है। हाँ, ये 40-50 सब एक नंबर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये 40-50 तो सब एक नंबर होते हैं। हम इस उम्र में और भी खुलकर जीते हैं। बहुत बिल्कुल, सुंदर। बहुत सुंदर, इस उम्र बिल्कुल। में और भी खुलकर जीते हैं। बच्चे बड़े सास ससुर पर लोग सिधार जाते हैं। सभी पर हम इस उम्र पूरे शबाब पे नजर आते हैं। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, पर हम इस उम्र पूरे शबाब पे शबाब नजर पर आते नजर हैं। आते हैं। सभी बंदिशों के पर खुलने लगते हैं। हम्म, सभी बंदिशों के पर खुलने लगते हैं। हम अपने आसमां में उड़ने लगते हैं। बहुत हम सुंदर। अपने आसमां में उड़ने लगते हैं। सभी कमेंट्स के जवाब देने लगते हैं। सभी हाँ, कमेंट्स के जवाब देने लगते हैं। रील फोटो भर भर के अपलोड करने लगते हैं। बहुत सुंदर। रील फोटो भर 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 के भर के अपलोड करने करने लगते हैं। हाँ, तो यारो नॉटी 50 गई अब तेल लेने। तो यारो नॉटी 50 गई अब तेल लेने। हम हाँ। पे आज भी लाखों आशिक मरते हैं। वाह 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 वाह, आज भी ये हुई ना लाखों बात। आशिक मरते हैं। वो अलग बात है। वो अलग बात है कि वो शुगर बीपी के मरीज होते हैं। वो अलग बात है कि वो शुगर बीपी के मरीज होते हैं। धन्यवाद। वाह, भाई तभी पता लग रहा है कि इन्होंने जो हाँ। राज कपूर वाली एक्टिंग की थी उसका पूरा खुमार है। अच्छा, वो जिन्होंने अपने वहां की थी। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने अपने समाज में की थी। जी, तब नहीं पता लग रहा था कि आप इतनी नोटी हैं, लेकिन अब पता लग रहा है कि वाकई आप कितनी नोटी हैं। ऐसा है ना बानू जी, दिल जवान होना चाहिए, बाकी तो जरूरी है। उम्र का क्या, वो तो एक गिनती है, नंबर है। नंबर है। वो तो नंबर। एक नंबर है। दिल जवान होना चाहिए, और पता जवान लग से भी ज्यादा अगर बच्चा हो तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल। दिल तो बच्चा है जी। अच्छा है जी। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, सच में मजा आ गया। हाँ, और ऐसे ही भाव बने रहने, क्योंकि क्या है कि अगर बूढ़ा मान के बैठ गए ना, या ये मान के बैठ गए कि हम रिटायर हो गए, इस तरह का कुछ मान के बैठ गए, तो फिर जिंदगी वही एक घिसटने ओझिल वाली बात हो जाती है। ओझिल बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मन में अपने आप को यही मान के रखना चाहिए कि अभी हम में बहुत कुछ है, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत है, सही बात है। तो मजा आ गया, 40 की उम्र में भी मजा आ गया, 50 की उम्र में भी मजा आ गया, दोनों में मजा आ गया। जी, अपने नेचर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की दिशा में भी आप कार्य कर रही हैं, जिसमें इकोब्रिक्स, बायो एंजाइम्स और कंपोस्ट मेकिंग का आप काम कर रही हैं। तो जरा इसके तीनों के विषय में, इकोब्रिक्स के विषय में भी और बायो एंजाइम्स के विषय में भी आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, पेड़ पौधे लगाए हैं। हर पिछले 3-4 साल से हम कंटिन्यू लगा रहे हैं। और जब लास्ट ईयर हम पेड़ लगाने गए थे अक्षय पात्र मंदिर में, तो जो पहले हम पेड़ लगा के आए थे उसके फल भी उन्होंने हमें खिलाए। अमरूद खिलाए, और इतने टेस्टी अमरूद। तो वो बहुत, अक्षय पात्र मंदिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वृंदावन में, है ना? तो वहां पे हमने बहुत सारे फलों के पेड़ लगाए। 18 स्कूलों में पेड़ लगाए हमने, और कॉलेजेस में लगाए, परिसर में लगाए। मतलब जिसने जहाँ कहाँ हमने पेड़ लगाए, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारी नई नई बिल्डिंग बनने से हमारा दिल इतना दुखता था कि यहाँ पेड़ों की कटाई करके नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। बिल्कुल। तो इस चक्कर में हमने फिर वृंदावन स्थान चुना कि हम वृंदावन में ही पेड़ पौधे लगाएंगे। तो पिछले 4 साल से हम कंटिन्यू लगा रहे हैं, और हमारी 5,000 6,000 हमारी हर साल जुलाई और अगस्त 2 महीने हम पेड़ पौधों पर ही काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे एंजाइम बनाए कि पेड़ पौधे तो लगाना आसान है, लेकिन उनकी केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूर। तो इसलिए मैंने एंजाइम्स पर काम किया, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे एंजाइम्स बने हुए हाथ के, और मैंने इनको शीशियों में कलेक्ट किया। ये हर चीज के एंजाइम है। जितनी भी प्रकार के हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनके छिलकों से तैयार किए गए हैं ये एंजाइम। हाँ जी। तो ये एंजाइम बहुत ही एकदम प्योर बने हुए हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, और इनको यूज करते वक्त भी डाइल्यूट करना पड़ता है पानी के अंदर। ये डायरेक्टली नहीं लगते हैं। अच्छा।
हाँ जी, इन डाइल्यूट करने के तरीका ये है कि 1 बोतल पानी मतलब 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन एंजाइम डलता है अच्छा। और फिर उसको बोतल के अंदर भर के सभी पेड़ों के पत्तियों के ऊपर उनको छिड़काव किया जाता है, तो जिससे पत्तियों पर कीड़ा नहीं लगता, पीलापन नहीं आता। तो ये एकदम प्योर एंजाइम तैयार हुए हैं। ये एंजाइम खाली पेड़ पौधों के लिए नहीं, हमारी अपने शरीर के लिए भी बहुत काम आते हैं। हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलोवेरा का एंजाइम है, तो ये एलोवेरा का एंजाइम हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया एंजाइम है। नीम का एंजाइम है, अपने स्किन की खारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है, उस पर लगाने से इसमें आराम मिलता है। और नीम का एंजाइम हमारे घर में साफ सफाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। तो ये एंजाइम काम आता है बहुत। मैंने इवन लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, इनका भी एंजाइम तैयार किया हुआ है। तो इनका भी छिड़काव पेड़ पौधों पर करने से पेड़ पौधे हरे भरे और साफ सुथरे रहते हैं। हमारी यहाँ सोसाइटी में जो पार्क है, इन सोसाइटी के पार्क के हर पेड़ पर मैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में छिड़काव कर आती हूँ। तो ये आप इनको सेल करती हैं, बेचती हैं, या मतलब क्या करती हैं? हाँ, मैं सेल भी करती हूँ। तो अगर किसी को लेना हो तो कहाँ से ले? आपको फोन करके और आपसे फिर कलेक्ट हाँ, करें? मुझे फोन करके या मैं उनको फिर भेज भी सकती हूँ। इस टाइप से मैंने तैयार किए हैं सब तरह के, कम से कम 50 शीशी मेरे पास हैं इस समय। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना कि अगर अब इसको देख करके कोई अगर लेना चाहे तो वो किस तरह से ले सकता है। हाँ, तो वो मतलब वो कॉल करें तो मैं उनको भेजने का इंतजाम कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा एक पैशन है कि भाई पेड़ पौधे खराब ना हो। नहीं, आपके सारे पैशन बहुत अच्छे हैं। जितनी आपसे बात की जा रही है उतनी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आपसे और क्या पूछ ले हम। इसलिए मैंने खाद भी तैयार की है। हाँ जी। हाँ, इनके घर में निकलने वाले जितने भी छिलके होते हैं वो मैंने खाद भी तैयार की है। एक वो डिब्बा दिखाना बेटा, उसमें भी बॉटल है। और खाद के अलावा खाद जो है 3 महीने में तैयार होती है। वो जितने भी साग सब्जी के छिलके निकलते हैं उनसे मैंने खाद तैयार की है। तो कंपोस्ट पिट बना के उसमें डालते रहते होंगे? हाँ जी, उसमें डालते रहते हैं। एक और मैंने जो मेरा बहुत ही ज्यादा पैशन है, प्लास्टिक का इस्तेमाल, कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और घरों में निकलने वाला जितना भी प्लास्टिक का कचरा है, सपोज हमारे घर में दालें आती हैं, मसाले आते हैं, सब्जियां आती हैं जो प्लास्टिक की थैलियों में आती हैं, मैं कोई भी थैली डस्टबिन में नहीं डालती। पिछले 4 साल से मैं इस काम में लगी हुई हूँ। कोई भी थैली, इवन प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा मेरे घर के डस्टबिन में नहीं डलता। उनका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आती हैं उनके अंदर मैं वो प्लास्टिक की थैलियों को फिल करती रहती हूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक की थैली मैंने इन ऐसी बोतलों में भर रखी है। और ये जो भरने के बाद ये इतनी टाइट हो जाती हैं कि ईंट का काम करती हैं। तो ये ईंटें, इन ईंटों से हम कुछ भी बना सकते हैं। इवन इनको लैंटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवारें बना सकते हैं, पेड़ पौधों के आसपास की बाउंड्री बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, फर्श बना सकते हैं। ये इतनी टाइट भरी जाती हैं कि इसमें जो भी कचरा प्लास्टिक का हो इसके अंदर फिल करते हैं। ऐसी मैंने कम से कम 1000 बोतलें भर रखी हैं। अरे बाप रे! तो उनको फिर आप इस्तेमाल कहाँ करती हैं खुद? इनको हमने अपने पार्क के पेड़ों के आसपास बाउंड्री बनवाई है और इनसे स्टूल भी बना सकते हैं। इनसे मैंने गमले भी तैयार किए। अच्छा। हाँ, नीचे थर्माकोल के पीस रख के उसके चारों तरफ इन बोतलों को चिपकाकर बीच में गमला रख के, हमने अपने लायनेस क्लब की टीम जब आई थी हमारे मीटिंग में, तो हमने उनको सबको गिफ्ट दिए थे। ये लायनेस के इन्हीं बोतलों से गमले बनाकर बीच में जैस्मिन पौधा रख के उनको हमने गिफ्ट दिया। वाह, क्या बात है! ये तो बहुत बढ़िया चीज है। आपकी अपने प्रोग्राम में भी हम आपसे यही बनवा लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो है ना, प्लास्टिक का कचरा कूड़े में नहीं जाता, और क्योंकि ये कूड़ा बाहर जाकर जब गिरता है तो गाय खाती है, तो फिर प्लास्टिक मुंह में चला जाए तो उनका पेट खराब होता है, जो गायों के लिए बहुत ही हार्मफुल है।
तो बिल्कुल तब से 4 साल से हम इसी पर काम कर रहे हैं ज्यादातर कि हम ये प्लास्टिक के कचरे को कूड़े में मिक्स होने से बचाएं। अब अगर हम इनसे कोई चीज नहीं भी बनाते हैं तो एटलीस्ट हम अगर इन्हें अब कूड़े में फेंक देंगे तो भी ये कचरा कूड़े में मिक्स नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। इनकी छटाई हो जाएगी वहां जाके। इनसे तो एक और भी तरीके से हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। वैसे भी कहीं अगर प्लास्टिक गिर जाए या पॉलिथीन गिर जाए, मान के चलिए आपकी क्यारी में मिट्टी में दब गया, उस जगह हाँ पे कुछ जी, फायदा ही नहीं होगा, हाँ जी, बिल्कुल, तो उसके लिए भी ये खतरनाक है। उसके लिए भी खतरनाक है। हाँ जी। तो ये तो ऐसी ये बाउंड्री में जैसे टेढ़ी पौधों के पास ही यूं ऐसे करके हाँ, मिट्टी में डाल दो तो टेढ़ी करके ऐसे पूरी लाइन बन जाती है, बहुत सुंदर भी लगती है और हाँ, मजबूत भी है और बहुत पेड़ भी बढ़िया, सेव। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बहुत ये बढ़िया। तीनों चीजें मेरा एनवायरनमेंट से संबंधित हैं जिन पर मैं बहुत काम करती हूँ। जी। पता लग रहा है कि आप बहुत काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम अपने जी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि इस तरह से आप लोग भी अपने हाँ प्लास्टिक को नॉर्मल कचरे में मिक्स करने से बचा सकते हैं और उनका हाँ, एक अच्छा और अच्छी बिल्कुल। तरह से घरों आप में उनको काम में ला सकते हैं, क्योंकि क्योंकि घरों हर में घर बोतलें में भी आती हैं, बिल्कुल। उन हाँ जी, बोतलों का भी इस्तेमाल हो जाता है और बिल्कुल प्लास्टिक कूड़े में जाने से बच जाता है। बिल्कुल। और मेरे घर में तो तो सच बताऊं तो कूड़ा निकलता ही नहीं, क्योंकि छिलके सारे खाद में चले जाते हैं, बिल्कुल। प्लास्टिक बोतलों में चला जाता है। हाँ जी और जी। मेरे तो घर वही में और जो गत्ता होता है वो न्यूज़पेपर के बीच में रख देते हैं, क्योंकि वो भी रिसाइकिल होता है, तो कोई भी चीज वेस्ट होती ही नहीं। होती नहीं है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट पर ध्यान दीजिए, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा सबका फर्ज है। सबका दायित्व है। आजकल तो वैसे भी सरकार की तरफ से भी अभियान चलाए जा रहे हैं, संस्थाओं की तरफ से भी अभियान चलाए जा रहे हैं कि आप प्लास्टिक का कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, बिल्कुल सब्जियों के जो चीजें हैं छिलके वगैरह चूंकि उनकी खाद बन जाती है उनको अलग रखिए। तो ये अभियान चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी, सभी दर्शकों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि प्लास्टिक को, ये जो पॉलिथीन की थैली वगैरह हो गई, बोतलें, हर एक के घर में आता है सामान, उनको इधर उधर ना फेंके, जमीन को नुकसान ना पहुंचाएं, पशुओं को नुकसान ना पहुंचाएं और उनकी इसी तरह से ब्रिक्स बना करके और उनको आप डेकोरेशन के काम में ले सकते हैं, क्यारियों के चारों तरफ किसी भी तरह से आप काम में ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आप ऐसे डस्टबिन में भी ऐसे करके फिल करके डालेंगे ना तो वो वहां पे जाके चढ़ अलग जाएंगे, चला जाएगा, कूड़े में मिक्स नहीं होगा। नहीं होगा। और साथ ही अगर आपको बायो एंजाइम्स चाहिए तो आप पूनम गोयल जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपको बता दिया जाएगा, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुई। हाँ जी। और एक प्लास्टिक को मिट्टी में गलने में पूरे 400 इयर्स लगते हैं, 400 साल प्लास्टिक नहीं गलता, का टुकड़ा गलता है, नहीं गलता प्लास्टिक जल्दी से, गलता ही हमारी नहीं। भूमि जो है, मिट्टी जो है बंजर हो जाती है, बंजर हो जाती है, वहां कुछ फायदा नहीं होता है जी। तो ये बहुत अच्छा आप कार्य कर रही हैं और इसी बात पर एक आध रचना और हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने शिक्षा के ऊपर लिखी है कि हमारी शिक्षा आज किस मुकाम पर चली गई है जी। मतलब शिक्षा के नाम पर किस तरीके से लूट खसोट चल रही है, या बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। नाम तो शिक्षा का है लेकिन उसका व्यापार हो रहा है शिक्षा का। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है कि शिक्षा बना व्यापार। वाह जी। शिक्षा अनमोल रत्न है, सबका है अधिकार, खत्म हो गया दान इसका, बन गया है व्यापार। बिल्कुल खत्म हो गया है दान इसका, बन गया है व्यापार। अब गरीब बच्चों का पालक कैसा है लाचार, अब गरीब बच्चों का पालक कैसा है लाचार। ज्ञान के ही सिस्टम में फैला ऐसा भ्रष्टाचार, सही बात। ज्ञान के ही सिस्टम में फैला ऐसा भ्रष्टाचार। क्यों मंजिल से भटकते लोग, क्यों यह पाप करते लोग, क्यों मंजिल से भटकते लोग, क्यों यह पाप करते लोग। सबसे ज्यादा फैली है शिक्षा में महंगाई, वाह बिल्कुल सबसे सही ज्यादा बात। फैली है शिक्षा में महंगाई। सबके मन में एक सवाल है, कैसे हो पढ़ाई। बिल्कुल। सबके मन में एक सवाल है, कैसे हो पढ़ाई। लुट रहा है सब कोई लेकिन मुंह लगे हैं ताले,
लूट रहा है सब कोई, लेकिन मुंह पर लगे हैं ताले। अंग्रेजी शिक्षा के नाम से जेब पर डाका डाले। बिल्कुल सही। सही बात, यही हो अंग्रेजी रहा है। शिक्षा के नाम पर जेब पर डाले डाका। हम्म, गली मोहल्ले सजे हुए हैं लूट के ये दरबार। बिल्कुल गली गली में है। सजे हुए हैं लूट के ये दरबार। स्टेटस मेंटेन के खातिर सब लूटने को तैयार। सही बात है। स्टेटस मेंटेन के खातिर सब लूटने को तैयार। कॉपी कलम टाई बेल्ट ड्रेस का होता है व्यापार। बिल्कुल सही। कॉपी कलम टाई बेल्ट ड्रेस का होता है व्यापार। जैसे भी जितना मिल जाए खूब नोट झटकते लोग। बिल्कुल सही। जैसे भी जितना मिल जाए खूब नोट झटकते लोग। क्यों मंजिल से भटकते लोग, क्यों यह पाप करते लोग। बिल्कुल क्यों मंजिल से भटकते लोग, क्यों यह पाप करते लोग। हर तरफ तो सजी हुई है शिक्षा की दुकान। बिल्कुल सही कहा। हर तरफ तो सजी हुई है शिक्षा की दुकान। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा से कोई नहीं अनजान। सही कहा। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा से कोई नहीं अनजान। जहाँ गुणी शिक्षक वहाँ शिष्यों का है तोड़ा। जहाँ गुणी शिक्षक वहाँ शिष्यों का है तोड़ा। सारा ठीकरा बदहाली का बच्चों पर है फोड़ा। बिल्कुल सही। सारा ठीकरा बदहाली का बच्चों पर है फोड़ा। ऊंचा वेतन ऊंची सुविधा का लेते आनंद। राम भरोसे चलती शिक्षा है प्रभु परमानंद। है प्रभु परमानंद। सरकारी शिक्षा से भटकते लोग, निजी शिक्षा से अटकते लोग। क्यों मंजिल से भटकते लोग, क्यों यह पाप करते लोग। क्यों यह पाप करते लोग। बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में एजुकेशन से बड़ा तो कोई बिजनेस है ही नहीं। जी एक स्कूल खोल के बैठ जाइए, कोचिंग सेंटर खोल के बैठ जाइए, बच्चों का, छोटे बच्चों का प्ले स्कूल खोल के बैठ जाइए, कुछ भी। और सही में स्कूलों की जिस तरह से फीस बढ़ती जा रही है, देख करके लगता है कि आम आदमी के तो भाग्य में शायद ये शिक्षा रही ही नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो हाल है, जो अभी आपने बताया, वहाँ वैसे बुरा हाल है। और इन स्कूलों में फीस ज्यादा है, तो बेचारा आम आदमी जिसकी सैलरी ही 50,000 60,000 रुपए महीना हो, वो बेचारा कहाँ बच्चों को पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ाएगा। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है, और इस पर मतलब सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सके। जी ये तो सच में बहुत चिंता की बात। तो आप जो है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान आपका है, उसमें आप युवा सशक्तिकरण, रक्तदान शिविर वगैरह आप लगाती हैं, तो ये सब क्या लॉयंस क्लब के और भारत विकास परिषद के उसमें लगाती हैं या कैसे करती हैं? लॉयंस क्लब इंटरनेशनल और लॉयनेस गोल्डन लॉयनेस क्लब, इस समय मैं दोनों क्लब की प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। तो इसके अंतर्गत हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य करते हैं, सबसे पहला कार्य तो कैंसर डिटेक्शन कैंप लगवाना, जिसमें महिलाओं को इंजेक्शन लगवाते हैं सर्वाइकल के, जो 9 से लेकर 15 साल की लड़कियों को लगते हैं, जिसमें उनको 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि आगे जाके वो सर्वाइकल कैंसर से बची रहें। जी जी। और 15 साल के बाद यानी कि 40-45 साल की एज में महिलाओं को अगर इंजेक्शन लगते हैं तो वो 3 इंजेक्शन लगते हैं सर्वाइकल के, ताकि उनको आगे भविष्य में इसका सामना ना करना पड़े। क्योंकि कैंसर आज ऐसी जानलेवा बीमारी है जो इतनी खतरनाक होती जा रही है, घर घर में पहुंच रही है। पहले तो कभी किसी एक का सुनना जाता था कि उसको कैंसर हो गया, लेकिन आज तो एक आम बात हो गई है। कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई है कि किसी को लगता ही नहीं कि ये भी कोई खतरनाक बीमारी है, मतलब घर घर में पहुंच रही है ये। तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम कैंप लगवाएं और उनमें उनका चेकअप करवाएं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकें कि किसको कैंसर है और किसको नहीं है। क्योंकि इसका चेकअप करवाना इसका जो ट्रीटमेंट से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो जब आप ये कैंसर डिटेक्शन कैंप्स लगाती हैं, तो जिनको डिटेक्ट होता है
उनको फिर हाँ। आप क्या करते हैं, कहीं रेफर करते हैं, क्या इंजेक्शन करते लगवाते हैं? हैं, उनको इंजेक्शन भी लगवाते हैं। अभी हमने पिछले साल भी हमने 16 लड़कियों को 2-2 इंजेक्शन लगवाए। हाँ, जिनका डिटेक्ट हो जाता है उनको हम, जिनसे हमारा ये हम कैंप लगवाते हैं आधारशिला, उन्हीं का कैंप लगता है, उन्हीं के अंडर में ये चेकअप होता है सारा, फिर उन्हीं को हम उनसे लगवाते भी हैं इंजेक्शन लड़कियों। तो जो गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, गरीब लड़कियां हैं, उनके लिए क्या कुछ जो उसके चार्जेस हैं उसमें सब्सिडी भी रखते हैं क्या, मतलब? नहीं, उनका चार्जेस हम ही लोग तो पे करते हैं, इसीलिए तो हम उनका पहले चेकअप करवाते हैं, फिर उनके इंजेक्शन भी लगवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, ये हमारे बहुत लॉयन बढ़िया बात है। इंटरनेशनल के ही हमारी एक मेंबर है, उनका अपना क्लिनिक है और जो उन्होंने काफी साल से चला रही हैं, उसमें डेली 250 से 300 पेशेंट आते हैं जिनका ट्रीटमेंट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको दवाइयां भी दी जाती है, पूरा उनका स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करवाया जाता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। और सच में दूसरा हमारा सशक्तिकरण के अंडर में हमने सिलाई स्कूल खोला हुआ है, जिसमें महिलाओं को सिलाई मशीनें दे रखी हमने, 15-16 सिलाइयाँ मशीन लगी हुई हैं, वो हमने पिछले 3 साल से खोला हुआ है, जिसमें महिलाएं आती हैं, उनको हम पुराने पर्दे, चादरें उनको हम देते हैं और वो अपने हाथ से जो भी थैले वगैरह जो सील कर देते हैं, उन थैलों को हम उनसे खरीदते हैं ताकि उनकी आय का साधन भी बन जाए और वो खरीद कर हम प्लास्टिक हटाओ और कपड़े के थैले अपनाओ, इस तरीके से हम उनको ऐड करते हैं और उनको देकर आते हैं समय समय। बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं पूनम जी। और तो ये तो आपकी समाज सेवा की बातें हो गई। आपको ये लिखने का शौक कहाँ से पड़ा और कैसे पड़ा? अब इस मुद्दे पर आते हैं। जी, लिखने का शौक, मैंने जैसे बताया कि मेरे को लिखने का इतना शौक था कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल को भी सोचती थी कि उनका होमवर्क आप करती थी, लेकिन कविताएं लिखना मेरा बस मन होता था कि कुछ ना कुछ लिखती रहूं। तो ये जब मैं वैशाली आ गई थी, जब मैं सभाओं से जुड़ी, तो मुझे वहां पे रिक्वायरमेंट भी लगी कि मुझे भी कुछ सुनाना चाहिए, मुझे कुछ बताना चाहिए ना। जब संस्थाओं में जुड़ी तो तब से मैंने फिर मतलब बस थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और सबसे ज्यादा मेरा एंटरटेन हास्य कविताओं पे था कि लिखना है, तो बस ऐसे सोच के लिखना शुरू किया। कभी कभी कोई टॉपिक पे भी लिख लेती हूँ, अदरवाइज ज्यादा मेरा एंटरटेन इसी में ही है लिखने का कि मैं हास्य कविताएं लिखूं। बहुत सुंदर लिखते हैं आप। पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यू मैं लिखने पर जोर दे रही हूँ, लिखती हूँ। तो परिवार में किसी और को भी शौक है? नहीं, परिवार में तो किसी को भी शौक नहीं है। अच्छा, मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देते हैं। मैं किसी भी संस्था में जाऊं, किसी भी पद पर रहूं, किसी भी सोशल सर्विस के लिए जाऊं, कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं। हर संस्था में मैं जा रही हूँ। और लॉयन इंटरनेशनल में आज मैं प्रेसिडेंट के पद पे हूँ, गोल्डन लॉयनेस क्लब में भी प्रेसिडेंट के पद पर हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से। अगर उनकी रोक टोक होती तो मैं नहीं आज इस मुकाम पर पहुंच पाती। बिल्कुल सही बात है। अब मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं। जी, मेरे हस्बैंड का केमिकल का बिजनेस है जी। अच्छा। पिछले 40-45 साल से चांदनी चौक में ही उनका बिजनेस था, केमिकल। आरी बावड़ी में है वो केमिकल्स का काम। तिलक बाजार में जी, तिलक बाजार पूरी केमिकल की ही मार्केट थी और मैं वहीं पर ही मैं रहती थी, नई बस्ती में। पिछले 30 साल मैं वहाँ रहकर आई हूँ और केमिकल बिजनेस में। अब उसके बाद जो है केमिकल लाइन वहाँ से शिफ्ट कर दी गई है होलंबी कला की तरफ, नरेला जी। अच्छा। हाँ, तो अब वो सारा बाजार वहाँ शिफ्ट हो गया, तो अभी हमारा ऑफिस तो वही है चांदनी चौक में ही। वो तो जनरली सबने ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ, वहाँ पर केमिकल कोई नहीं रखते, बस डील होती है वहाँ पर फोन पर और पेमेंट का लेन देन रखते हैं बस। तो बाकी फोनों से काम होता है, तो घर बैठ के भी। अब जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से तो घर से ही फोन पर डील होती है और माल वहाँ से उठ जाता है ओलंपिक कला से और इस तरीके से। तो बेटा भी उसी काम में है? बेटा भी उसी काम में है, उसी लाइन में बेटा पापा के साथ ही है। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो पूनम जी आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में, आपके साहित्यिक गतिविधियों के विषय में और सामाजिक
गतिविधियों के विषय में आपसे बातचीत हुई। बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत सारी जानकारी आपके विषय में हमें प्राप्त हुई। अब चलते चलते एक तो हम चाहेंगे कि क्योंकि आप एक सफल समाज सेवा की दिशा में कार्य करने वाली एक सफल महिला हैं, तो एक तो हम चाहेंगे कि जो दूसरे महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह से इस क्षेत्र में आगे आए, दूसरों की मदद करें, क्योंकि एक हाथ दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ेगा तभी जाकर के कुछ होगा। और ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक संदेश चाहेंगे, और उसके बाद में आखिर में आपकी एक कविता, बहुत फुलझड़ी कविता। जी देखिए, सभी महिलाओं से मेरा बस यही अनुरोध है कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा करें जी, क्योंकि हम अपने घर को तो संभालते ही है ना, वो कला तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। बिल्कुल। क्यों ना हम अपनी इस कला का थोड़ा सा बंटवारा समाज के लिए भी कर दें। और समाज के अंदर जब हम जाते हैं ना, अपने घर को तो हम सबको जानते हैं, अपने घर में सब संभालते भी हैं, लेकिन बाहर जाकर जो हमें नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान हमारा भी बढ़ता है, जब हम इन संस्थाओं से जुड़ते हैं और इनमें जाते हैं ना, तो तरह तरह के लोगों से जो मिलना होता है ना, उससे हमारे अंदर एक नई भावना अपने आप ही जगती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए। बिल्कुल। और जब हम समाज के लिए करने लगते हैं ना, तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं है, बढ़ते चले जाता है, बढ़ते। अब मेरी एक संस्था से 2, 3, 4, कम से कम इस समय मेरे पास 7-8 संस्थाएं हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष पद पे भी हूँ, संरक्षक पद पे हूँ और मेंबर भी हूँ। जी, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से ये हमारा दायरा बढ़ता जाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोक सकता। नहीं, जब हमारी एक ग्रुप बन जाता है ना, तो ग्रुप के सारे हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। अभी कल भी हम एक कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल में, जो कैंसर के बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं वहां पर ऐसे जो कि बाहर से आए हुए हैं और वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं। वो कैन किड, उनकी एक बिल्डिंग है कैन किड्स के नाम से, अपोलो हॉस्पिटल वालों की, तो उसमें वो बच्चे रहते हैं। उन बच्चों को साथ में उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें वहां पर रखा जाता है। और वो 2 महीने, 3 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 8 महीने, जब तक उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, उन्हें वहीं रखते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ वहां रहते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चों के लिए हम समय समय पर उनको कभी उनकी जो जरूरत का सामान है उन्हें पहुंचाते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम कल भी उन्हीं के पास जा रहे हैं। उनमें एक बच्चे का जन्मदिन भी है, वो सेलिब्रेट करके, और उनकी जरूरत का सामान जो हमारे पास उन्हीं से लिस्ट आ जाती है कि हमें किस सामान की रिक्वायरमेंट है, और हम वो सामान कल वहां पर जा रहे हैं उनके लिए। बहुत अच्छा। तो अब आखिर में चलते चलते से हमारे को आगे आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से मिलने जुलने का समय मिलता है और ज्ञान भी बढ़ता है। तो बस अब चलते चलते एक कविता और हो जाए, एक फुलझड़ी। जी। तो मैं अब चलते चलते सिर्फ अपने स्वच्छ पर्यावरण के ऊपर ये कविता सुनाती हूँ, जो सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया जी। ये मैंने अपनी बहुत दिल से सोच के लिखी है कि ज्यादा कुछ नहीं जाते समय दुनिया से, ज्यादा कुछ नहीं जाते समय दुनिया से, छोड़ कर जाना चाहती हूँ, छोड़ कर जाना चाहती हूँ मैं, साफ आकाश, हरी भरी धरा, उजले तालाब। साफ आकाश, हरी भरी धरा, उजले तालाब, बस इतनी सी इच्छा है, बस इतनी सी इच्छा है, मिट्टी में बीज का कर्ज, मिट्टी में बीज का कर्ज, दरखत बनाकर चुकाया, दरखत बनाकर चुकाया, समंदर ने नदियों से लिया जल, समंदर ने नदियों से लिया जल, बारिश के बहाने लौटा दिया, बारिश के बहाने लौटा दिया, के आश्रय का मोल, वनों के आश्रय का मोल, पशु पक्षियों ने उसके साथ मरकर, उसके साथ मरकर जलकर भी चुकाया, उसके साथ मरकर जलकर भी चुकाया, पर्वत धारा का आंचल, पर्वत धारा का आंचल, नदियों से खींचकर अपने बोझ का मोल चुकाया,
अपने बोझ का मोल चुकाया। हमारी धरती इन सबों के कर्ज से लदी हुई है। हमारी धरती इन सबों के कर्ज से लदी हुई है। अभी नहीं तो ना जाने कब चुकाएंगे, अभी नहीं तो ना जाने कब चुकाएंगे। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर चुकाएंगे इस धरती का कर्ज, चुकाएंगे इस धरती का कर्ज। पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है और हम है कि प्रकृति का ही दोहन करने में और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो प्रकृति तो फिर कभी ना कभी अपना रौद्र रूप भी दिखाएगी ही, बीच बीच में दिखाती रहती है। तो अच्छा यही है कि समय रहते संभल जाएं, पर्यावरण को सुरक्षित करें। बहुत सुंदर आपकी रचना। और इसी के साथ छोटी सी कविता है, उसमें भी एक संदेश छुपा है। बिल्कुल, सुनाइए जी। वो क्या है? जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। जो था अच्छा, जो है बेहतर है। जो था अच्छा है, जो है बेहतर है। जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा, जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा। जो बीत गया वो अच्छा था, जो बीत गया वो अच्छा था। जो चल रहा है वो बेहतर है, जो चल रहा है वो बेहतर है। जो आने वाला है वो बेहतरीन होगा, जो आने वाला है वो बेहतरीन होगा। क्योंकि हर पल एक नया अवसर है, क्योंकि हर पल एक नया अवसर है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई शुरुआत है। हर क्षण एक नई उम्मीद है, हर क्षण नई उम्मीद है। तो आइए हम वर्तमान में जिए, आइए हम वर्तमान में जिए, आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य की ओर बढ़ें, भविष्य की ओर बढ़ें। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो हमें बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत सुंदर पूनम जी। और बस आप इसी तरह अपने कार्यरत रहें। बानू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। आज तक हमने पूनम जी को उनको एक सिर्फ देखा था, आज तक नहीं पता था कि आप में इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इतनी अच्छी तरह की से लिख के आप लेखिका कितनी सुंदर हैं और कितना आप काम कर रही हैं समाज के लिए, देश के लिए। ये इसके लिए तो इसे कह सकते हैं कि आपको हैट्स ऑफ टू यू, और आप इसी तरह आगे काम करते जाएं और हम आपसे प्रेरणा लेते जाएं। आपका आने का बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, आपको आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मेरे दिल के भाव आपके द्वारा पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बहुत ही अच्छा इतना प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं आपके एक प्रोग्राम में भी गई थी जिसमें मुझे अहिल्याबाई होलकर अवार्ड से भी आपने नवाजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत